नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 टॉपिक 7.5 एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि एसिड रेन क्या होती है और फिर हम देखेंगे कि इसके इन्वायरमेंट पे किस किस तरह के इफ़ेक्ट हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसिड रेन क्या होती है। तो जैसे नाम से जाहिर है कि हमारे पास ऐसा रेन वाटर जिसमें क्या होता है, एसिड शामिल होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास एक पीएच स्केल होता है, सबको पता है। अब इस स्केल के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर किसी सब्सटेंस की पीएच 0 से 7 है तो आप कहते हैं कि वो सब्सटेंस क्या है, वो हमारे पास एसिडिक इन नेचर। 7 पीएच वाले को आप कहते हैं कि ये हमारे पास न्यूट्रल सब्सटेंस है, और 7 से आप कहते हैं 14 के दरमियान अगर किसी सब्सटेंस की पीएच आ रही है तो वो हमारे पास बेसिक इन नेचर। तो अगर रेन वाटर की पीएच हमारे पास 4.2 से 4.4 तक आती है तो इसको आप कहते हैं कि ये वाला हमारे पास रेन वाटर क्या है, ये हमारे पास एसिड रेन का वाटर है। अब हम देखते हैं कि एसिड रेन बनती कैसे है। तो अगर हमारे पास एक नॉर्मल एरिया है जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, मीन्स हमारे पास वहाँ पे अगर बारिश होगी तो आप कहेंगे वो हमारे पास नॉर्मल रेन है। तो मीन्स हमारे पास अगर नॉर्मल रेन है तो एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि CO2 गैस मौजूद होती है। 0.03% तक हमारे पास ये गैस इन्वायरमेंट में मौजूद होती है। तो जब हमारे पास बारिश आएगी तो पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश आएगी तो ज़्यादा पानी आएगा, और साथ अपने इस इन्वायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी लेके आएगा, और इसके साथ मिलके एक एसिड बनाता होता है जिसको आप कहते हैं H2CO3, और इसको आप नाम देते होते हैं कार्बोनिक एसिड का। तो अगर नॉर्मल एरिया है जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, वहाँ पे भी अगर बारिश होती है तो हमारे पास उस बारिश में क्या होता है, एक एसिड मौजूद होता है जिसको आप कहते हैं कि ये हमारे पास कार्बोनिक एसिड है। तो इस एसिड की वजह से नॉर्मल एरियाज में भी जो बारिश हो रही है उसकी पीएच हमारे पास कितनी होगी, वो हमारे पास 5.6 तक पीएच होती है। तो इसको आप कहते हैं कि ये वाला हमारे पास रेन वाटर जो है ये हमारे पास स्लाइटली एसिडिक है, मीन्स हमारे पास कम एसिडिक है, और इस रेन को आप कहेंगे स्लाइटली एसिडिक रेन है। अब दूसरी तरफ जो पोल्यूटेड एरियाज हैं, यानी इंडस्ट्रीज जहाँ जिस एरियाज में ज़्यादा है या हमारे पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बर्निंग का प्रोसेस होता है, डिफरेंट सब्सटेंस को बर्न किया जाता है। इस बर्निंग के नतीजे में हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट गैसेस निकलती हैं। पहले हम देख लेते हैं कि बर्निंग किस किस चीज़ की हो सकती है। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होती है। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं। तो फॉसिल्स आप कहते हैं बाकियात को, रिमेन्स को, फ्यूल्स आप कहते हैं ईंधन को। ये हमारे पास मेनली ये हमारे पास कोयला हो सकता है, कोल, या आप कहते हैं कि ये हमारे पास क्या हो सकती है, नेचुरल गैस होती है जो चूल्हों में आती है, जिसके ऊपर आप क्या करते हैं, बारिश में पकोड़े भी पकाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, नेचुरल गैस, जिसमें क्या होती है CH4 मीथेन पाई जाती है। देन हमारे पास फॉसिल फ्यूल में गाड़ियों में आप यूज़ करते हैं पेट्रोल वगैरह, तो ये भी हमारे पास एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल्स को अगर आप चेक करना चाहें कि ये बनते कैसे हैं, तो हमारे पास जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं तो क्या होता है, उसके नतीजे में हमारे पास वहाँ पे डीकम्पोजिशन होती है, और हमारे पास ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, ये फॉसिल फ्यूल बनाते हैं। मीन्स अगर हमारे पास प्लांट है और वो हमारे पास डेड हो गया है, मीन्स लकड़ी की फॉर्म में वो आ गया है, और इस लकड़ी से हमारे पास कोयला बनता है, जिसको आप कहते हैं कि ये प्रोसेस कौन सा है, ये हमारे पास कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है,
कि हमारे पास यहाँ पे जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये ज़मीन के अंदर दफन होते जाते हैं तो ऊपर से मिट्टी आती जाती है, चट्टानें आती जाती हैं, तो मीन्स प्रेशर उनके ऊपर इंक्रीज होता जाता है। इसके साथ साथ ज़मीन के वो अंदर धंसते जा रहे हैं तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होता जाएगा। इसके बाद वहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी। इन सारी कंडीशंस में हमारे पास क्या होता है कि सॉइल के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि इन डेड प्लांट्स और एनिमल्स की डीकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं। अब डीकम्पोजिशन किसको आप कहते हैं? ये हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे ये प्रोसेस कितना टाइम लेता है? ये लेता है 300 मिलियन ईयर्स। 300 मिलियन ईयर्स में जाके अगर डेड प्लांट है तो वो क्या करता है? कोयले में चेंज हो जाता है। और अगर हमारे पास डेड प्लांट और एनिमल दोनों की डेड बॉडीज हमारे पास अवेलेबल हैं तो ये इन सारी कंडीशंस में क्या करती हैं? ये हमारे पास डीकम्पोजिशन के बाद एक हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये लिक्विड हमारे पास काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है, विस्कस होता है और इसके साथ साथ इस लिक्विड का कलर हमारे पास थोड़ा सा ग्रीनिश कलर में होता है और इसको आप नाम देते हैं कि ये लिक्विड क्या है? ये लिक्विड हमारे पास कहलाता है कि ये पेट्रोलियम है। इस पेट्रोलियम से देन आप लोग क्या करते हैं? इसकी फ्रैक्शंस को अलग कर लेते हैं और उस प्रोसेस को आप क्या नाम देते हैं? उस प्रोसेस को आप नाम देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। मीन्स हमारे पास डिस्टिलेशन क्या हुआ कि हमारे पास इसका उर्दू मतलब होता है कतरा कतरा टपकना। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम ले आते हैं और उससे समझने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो इस डायग्राम में क्या किया गया है? वही विस्कस सा ग्रीन कलर का लिक्विड लिया गया है जिसको आपने नाम दिया था पेट्रोलियम का। इस पेट्रोलियम को आप क्या करते हैं? एक फर्नेस लेते हैं और इसके अंदर आप लोग तकरीबन 400 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है कि इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट फ्रैक्शंस होती हैं और हर फ्रैक्शन का हमारे पास स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे वो टेम्परेचर का पॉइंट जिस पॉइंट पे वो बॉयल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? एक हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, टॉवर होता है। तो जब आपने पेट्रोलियम को यहाँ से हीट किया तो यहाँ पे इसकी फ्रैक्शंस अपने बॉइलिंग पॉइंट पे क्या करेंगी? यहाँ से बॉयल करती जाएंगी। तो मीन्स आपने अभी हीटिंग स्टार्ट की है तो सबसे पहले हमारे पास सबसे कम टेम्परेचर वाला फ्रैक्शन हमारे पास यहाँ पे बॉयल हो जाएगा और बॉयल होने के बाद यहाँ से उसको अलग कर लिया जाएगा, यहाँ से उसकी फ्रैक्शंस को बाहर निकाल लिया जाएगा। देन हमारे पास विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर हमारे पास जिसका टेम्परेचर जिस फ्रैक्शन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो बॉयल करेगा और उसको यहाँ पे अलग कर लिया जाएगा एंड देन सो ऑन। हमारे पास जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे आखिर में हमारे पास यहाँ से बॉयल होगा। और इस तरह से आपने क्या किया है कि बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे आपने यहाँ पे पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस को अलग किया है और इन फ्रैक्शंस में हमारे पास पेट्रोल भी होता है जो आप गाड़ियों वगैरह में यूज़ करते हैं, देन डीजल होता है, फ्यूल ऑयल होता है, केरोसिन ऑयल हो सकता है जिसको आप कहते हैं कि मिट्टी का तेल है। तो ये सारी फ्रैक्शंस हमारे पास कहाँ से आई हैं? ये आपने पेट्रोलियम से अलग की है। अब यहाँ पे आपने चेक किया कि फॉसिल फ्यूल हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। हमारे पास कोयला हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकती है या पेट्रोल हो सकता है। तो जब ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तो हमारे पास डिफरेंट गैसेस बनती हैं और वो गैसेस हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं? वो गैसेस हमारे पास सल्फ़र के ऑक्साइड्स हो सकते हैं जिसको आप इन जनरल कहते हैं SOx सॉक्सिस। और इसमें हमारे पास कौन कौन सी गैसेस हो सकती हैं? SO2,
सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पे हो सकती हैं, या इनके अलावा हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं जिनको इन जनरल आप कहते हैं NOx नॉक्सिस, जिसमें हमारे पास कौन कौन सी गैसेस हो सकती हैं NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या NO3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। अब जब ये गैसेस फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से इन्वायरमेंट में पहुंच गई तो इन्वायरमेंट में हमारे पास ये किस फॉर्म में होंगी, सल्फर का ऑक्साइड हमारे पास SO2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और ये हमारे पास क्या करता है, ये ऑक्सीजन हमारे पास इन्वायरमेंट में मौजूद होती है, आपको पता है 21% तक ये ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद होती है। तो ये ऑक्सीजन के साथ हमारे पास रिएक्शन करके हमारे पास सल्फर का एक और ऑक्साइड देता है जिसको आप कहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे पास एटमॉस्फेयर में आ गया, तो अब हमारे पास जब बारिश आएगी तो पानी आएगा, और जब ज़्यादा बारिश आएगी तो ज़्यादा पानी आएगा, और साथ अपने SO3 गैस को भी लाएगा, और इस गैस को क्या करेगा, ये हमारे पास एक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और वो एसिड कौन सा होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप कहते हैं कि ये किंग ऑफ केमिकल्स है। या इसके अलावा अगर एटमॉस्फेयर में बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज हुए हैं, यानी हमारे पास अगर NO2 यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हुआ है, तो अब अगेन हमारे पास ये एटमॉस्फेयर में है, ऊपर से जब बारिश आएगी तो पानी आएगा, और जब ज़्यादा बारिश आएगी तो फिर ज़्यादा पानी, इसके साथ साथ NO2 गैस को क्या करेगा, HNO3 में कन्वर्ट करेगा, प्लस यहाँ HNO2 हमारे पास एसिड में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। HNO3 को आप कहते हैं कि ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, और HNO2 को आप कहते हैं कि ये हमारे पास नाइट्रस एसिड है। तो ये हमारे पास जो एसिड बने हैं, कौन कौन से एसिड बने हैं, एक हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और दूसरा हमारे पास नाइट्रिक एसिड हो गया, और तीसरा हमारे पास नाइट्रस एसिड हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये वाटर के हमारे पास ड्रॉप्स में मौजूद होते हैं, जिनको आप कहते हैं कि ये एसिड ड्रॉपलेट्स हैं, और इन ड्रॉपलेट्स की वजह से आप कहते हैं कि जो बारिश हो रही है वो हमारे पास एसिड रेन है, जिसकी pH हमारे पास 4.2 से 4.4 तक। नेक्स्ट यहाँ पे हम एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स को स्टडी कर लेते हैं कि ये इन्वायरमेंट को किस तरह से डैमेज करता है। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट यहाँ पे हम डायग्राम की मदद से देख लेते हैं, और वो ये है कि जब एसिड रेन सॉइल के ऊपर पड़ती है तो सॉइल की हमारे पास एक स्पेसिफिक pH होती है, और उस pH पे हमारे पास प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। लेकिन जब हमारे पास एसिड रेन गिरती है तो ये क्या करती है, सॉइल की एसिडिटी को इन्हांस कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास प्लांट्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और इसके बाद हमारे पास वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, डेवलप नहीं कर पाते। तो हमारे पास यहाँ पे एक और प्रोसेस होता है जिसको डायग्राम में मेंशन किया गया है, लीचिंग का प्रोसेस होता है, जिसको आप कहते हैं कि नीचे सीप कर जाना, सीप डाउन हो जाना। तो ये हमारे पास क्या होता है कि आपको पता है कि सॉइल के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जिनको प्लांट्स क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते होते हैं। तो जब बारिश हमारे पास एसिड रेन वाली बारिश आती है तो वो क्या करती है, इन न्यूट्रिएंट्स को भी साथ बहा के ले जाती है, सीप डाउन कर जाती है, जिसको आप कहते हैं कि लीचिंग का प्रोसेस हो गया है। तो इससे क्या होता है कि प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो इनको मिल नहीं पाते। सेकेंड इफ़ेक्ट हमारे पास ये हो सकता है कि हमारे पास कुछ मोनूमेंट्स होती हैं, यादगार होती हैं, और कुछ हमारे पास स्टैचूज़ होते हैं जो हमारे पास किस चीज़ के बने होते हैं, ये हमारे पास बने होते हैं स्टोन के, या इसके अलावा आप कहते हैं कि ये हमारे पास मेटल के बने हो सकते हैं। तो हमारे पास जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, यहाँ पे स्टैचूज़ आपको नज़र आ रहे हैं, और ये स्टैचूज़ बने हुए हैं कैल्शियम कार्बोनेट के,
CO3 के, जिसको आप कहते हैं कि ये क्या है, ये लाइमस्टोन भी है, चूने का पत्थर भी है। तो ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो ये स्टैचू बना हुआ है, या यहाँ पे हमारे पास ताजमहल आगरा की पिक्चर है। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसकी जो पेंट है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो वाइट वॉश है, ये हमारे पास अच्छा भी है, चमक भी रहा है वाइट। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है कि इसके ऊपर एसिड रेन पड़ रही है, और इन स्टैचूज के ऊपर भी ये एसिड रेन पड़ रही है। तो ये क्या कर रही है, इन स्टैचूज को, मॉन्यूमेंट्स को ये हमारे पास इरोड करती जा रही है, और उनकी वॉल्स को ये डैमेज करती जा रही है। इसके साथ साथ जब एसिड रेन होती है तो ये हमारे पास क्या करती है, ये वाटर बॉडीज़ में आ जाती है, रिवर्स में आ जाती है, लेक्स में आ जाती है, पॉन्ड्स में आ जाती है, स्ट्रीम्स में आ जाती है। तो आपको पता है कि वाटर बॉडीज़ में हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होती हैं, फिशेस होती हैं, या हमारे पास प्लांट्स हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी हमारे पास जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एसिड रेन की वजह से क्या हो रहे हैं, ये डैमेज हो रहे हैं। पानी की पीएच हमारे पास एसिडिक होती जा रही है, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या करते हैं, ये सरवाइव नहीं कर पा रहे, और हमारे पास ये इनकी तादाद में कमी होती जा रही है।